जी बेटा, मुझे बताओ कि मैंने आपको ये अभी जो हिस्टैरिसीस लूप की सारी बातें बताई हैं, क्या ये आपको समझ आ गई? जैसे थोड़ी थोड़ी समझ आ गई है। थोड़ी थोड़ी समझ आई है? हाँ जी। ज्यादा समझ नहीं आई? नहीं। तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछे ना, आपको जिन बातों के बारे में नहीं पता चला। नहीं सर, सारा समझ आ गया, लाइक थोड़ा खुद पढ़ूंगी तो फिर आ जाएगा। हाँ, अभी मैंने ये सारी बातें आपको रिपीट भी करवानी है, तो ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अभी खत्म नहीं किया मैंने ये आर्टिकल। अभी सिर्फ आपको मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया है। और इंट्रोडक्शन इसका हमेशा बच्चों को, मैंने लेक्चर पढ़ाने से पहले ही आपको कहा था कि थोड़ा सा टेक्निकल आर्टिकल है, बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो अभी ये आर्टिकल मैंने खत्म नहीं किया। अभी मैंने आपको इसमें बहुत सारी बातें बतानी है, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट इसमें पॉलिश होने वाले हैं अभी। तो देखना जरा। अच्छा जी, अभी हमने स्टेरिसिस लूप के वाले से बातचीत की। क्या बातचीत की हमने? सिर्फ आपको अगर डायग्राम समझ आ गई है ना, तो सारा काम आपका कवर हो चुका है एक तरह से। तो हम एक दफा डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, एक दफा स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें। लेकिन हम आर्टिकल को अच्छे से समझेंगे और एक एक बात अच्छे से पढ़ कर जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास पहले तो बात है ग्राफ को समझना। बेटा, ग्राफ में अभी मैंने आपको जैसा कि बताया, इस एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया है? इस एक्सिस के ऊपर हमने ली है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। So on this axis we have got magnetic flux density। और बेटा, ये जो एक्स एक्सिस है, यानी कि ये वाला एक्सिस, इस एक्सिस के ऊपर हमने लिया है मैग्नेटाइजिंग करंट। सो दिस एक्सिस इज मैग्नेटाइजिंग करंट। यानी किसी भी बॉडी को मैग्नेटाइज करने के लिए जो करंट चाहिए होता है, उसको मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं आप। अच्छा, हमने ये कहा कि जैसे जैसे अब शुरू में डोमेन्स अरेंज नहीं होंगी, तो जब डोमेन्स अरेंज नहीं होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी जीरो होगी और करंट भी जीरो होगा। अच्छा, जैसे जैसे हम इसको करंट देंगे, तो करंट देने से क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी। अच्छा, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे आप करंट दोगे, डोमेन्स अरेंज होती चली जाएंगी। और आपको पता है जब डोमेन्स अरेंज होंगी तो उनकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो बेटा, जैसे जैसे ही आप यहाँ पर करंट इंक्रीज करोगे, इनकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे देखो करंट इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है, अप टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर सारी की सारी डोमेन्स अरेंज हो चुकी होती हैं। यानी कि इस पॉइंट पर आपकी सारी बॉडी प्रॉपरली मैग्नेटाइज हो चुकी है। तो बेटा, जिस पॉइंट पर आपकी बॉडी कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो जाए, उसको कहते हैं सैचुरेशन। तो बेटा, सैचुरेशन के वाले से याद रखिएगा, जब कभी भी बॉडी कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो जाएगी तो हम कहेंगे सैचुरेशन, कंप्लीटली मैग्नेटाइज्ड। तो अगर आपकी बॉडी कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो चुकी है, तो हम कहेंगे कि सैचुरेशन पहुंच गई। अच्छा, अब चूंकि सैचुरेशन आ गई है, आपके सारी डोमेन्स अब एक टेंडेंसी रखती हैं कि वो जीरो पर वापस नहीं जाना चाहती, वो अपनी पोजीशन को रिटेन रख सकती हैं। तो सेम करंट की अमाउंट से जिससे ये ऊपर गई थी, सैचुरेशन पे गई थी, उस सेम अमाउंट से ये वापस जीरो पर नहीं आती, बल्कि एक ऊपर वाली वैल्यू पर आती है। क्यों आती हैं? क्योंकि यहाँ पर इनके पास रुकावट की एक एबिलिटी आ गई है, जिसका नाम हमने रिटेंटिविटी रखा है। रिटेंटिविटी। बेटा, अब जैसे करंट आप नेगेटिव में इंक्रीज करोगे, तो डोमेन्स, फॉर एग्जांपल पहले डोमेन्स इस तरफ को अरेंज हुई थी, तो अब जब करंट उल्टा होगा, क्योंकि मैंने बताया था अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्शन बदलता है, पहले इधर को जाता है फिर इधर को जाता है। तो जब करंट इधर को गया था, तो ये डोमेन्स इधर को अरेंज हुई थी। अब जब करंट वापिस आएगा उल्टी डायरेक्शन में, तो सब डोमेन्स इधर को अरेंज होने लगेंगी। तो जब ये आहिस्ता आहिस्ता उधर की तरफ जाएंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी अरेंजमेंट भी खराब होगी। और एक पॉइंट आएगा जहां पर इनकी सारी अरेंजमेंट खत्म हो जाएगी। जिस पॉइंट पर इनकी सारी अरेंजमेंट खत्म हो जाएगी, उसका नाम है कोर्सिविटी। सी फॉर कोर्सिविटी। उसके बाद आप करंट को मजीद नेगेटिव करो, यानी करंट को मजीद डिक्रीज करोगे, तो ये ग्राफ मजीद नीचे की तरफ जाएगा इस पॉइंट। ये पॉइंट फिर से सैचुरेशन है। यहां पर फिर से आपकी सारी डोमेन्स अरेंज हो चुकी हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हुई हैं। सो दिस पॉइंट इज आल्सो नाउन एज सैचुरेशन पॉइंट। यहां पर भी आपको पता है कि मटेरियल के पास टेंडेंसी होगी कि वो वहां पर यहां पर वापस नहीं आना चाहेगा जीरो पर, वो अपनी सीट पर पक्का रहना चाहेगा। तो जोर लगा के लाना पड़ेगा, कुछ यहां पर आएगा वो मटेरियल। और फिर जब हम मजीद करंट देंगे,
तो यहाँ पर वही चक्कर होगा जो स्टार्ट में हुआ था, करंट ऊपर की तरफ जाएगा और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी ऊपर की तरफ जाएगी, और यहाँ पर आकर ये मिल जाएंगे। तो बेटा ये एक लूप बन जाएगी, और इस लूप का नाम हम लोगों ने रखा है हिस्टैरिसीस लूप। बेटा मुझे बताओ कि अब आपके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े से बेहतर हुए, सच सच बताना। यस सर। अच्छा, अब गौर कीजिएगा, ये जो हिस्टैरिसीस लूप है ये है क्या। तो पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये किस बला का नाम है जो हमारे सामने ये लूप बन गई है, ये क्या है, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। अगर हमें ये पता लग जाए तो हमारी बहुत सारी परेशानी दूर हो जाएगी, हम बहुत बेहतर फील करेंगे, दिमाग के अंदर जरा दर्द जो हो रही है, जो स्ट्रेस है, वो थोड़ा कम होगा इस आर्टिकल के वाले। कैसे होगा आप जरा देखो इसकी डेफिनेशन। बेटा हिस्टैरिसीस लूप क्या है। हिस्टैरिसीस लूप ये है कि दी ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, आप एक ग्राफ बनाते हो, और ग्राफ बनाते हो किसके दरमियान, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के दरमियान और मैग्नेटाइजिंग करंट के दरमियान। जैसे आप देखो ऊपर येलो कलर का जो ग्राफ मैंने बनाया हुआ है रेड कलर में, वो ग्राफ बना हुआ है मैग्नेटाइजिंग करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के दरमियान। इन दोनों के माबेन जब आप ग्राफ बनाते हो तो बेटा क्या आता है, ग्राफ क्या आता है, ऑफ अ स्पेसिमन। जब आप किसी स्पेसिमन का इस तरह का एक ग्राफ बनाते हो तो दिस ग्राफ फॉर्म्स अ लूप, ये ग्राफ एक लूप बना देता है। तो जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ अ स्पेसिमेन के दरमियान आप ग्राफ बनाते हो तो वो ग्राफ एक लूप बनाता है बेटा, और दिस लूप इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप। तो बेटा ये जो लूप है, इस लूप का नाम है, दिस लूप इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप। दिस लूप इज कॉल्ड एज हिस्टैरिसीस लूप। बेटा मुझे बताओ कि आपको हिस्टैरिसीस लूप की डेफिनेशन समझ आ गई। बहुत सिंपल है, और सर से बताना समझ आई। यस सर, समझ आ गई। अच्छा, अब ये तो हो गया हिस्टैरिसीस लूप। अब हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है। बेटा देखो, जब आपका मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं होता तो उसकी डोमेन्स रैंडम होती हैं, और उन डोमेन्स को अरेंज करने के लिए आपको करंट देना पड़ता है, यानी बेसिकली आपको एनर्जी देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, एनर्जी। यानी किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए या डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, उस एनर्जी को कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। तो अब मैं डेफिनेशन लिखूंगा, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। दी एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। जब आप मैग्नेटाइजेशन करते हो तो लूप्स को अरेंज करना पड़ता है, और जब डीमैग्नेटाइज करते हो तब रीअरेंज करना पड़ता है, रेंडमाइज करना पड़ता है। तो दोनों केसेस में एनर्जी देनी पड़ती है। तो द एनर्जी लॉस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ अ स्पेसिमन, किसी भी मटेरियल के लिए जो मैग्नेटाइजेशन करते हुए और डीमैग्नेटाइजेशन करते हुए आप एनर्जी लॉस करते हो, एनर्जी जाया करते हो, बेटा उस एनर्जी का नाम होता है हिस्टैरिसीस लॉस। तो इस कार्ड हिस्टैरिसीस लॉस। तो बेटा ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ग्राफ आपको हिस्टैरिसीस लॉस के वाले से बताता है। जितना बड़ा ग्राफ होगा उतनी ज्यादा एनर्जी लॉस हुई हुई होगी, और जितना छोटा ग्राफ होगा उतनी ही कम एनर्जी लॉस होगी। बेटा मुझे बताओ हिस्टैरिसीस लॉस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। यस सर। अच्छा एक बात अब यहां पर याद रखिएगा कि जो हिस्टैरिसीस लॉस है, इसमें जो मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स डेंसिटी है, वो लैग करती है, लैग्स बिहाइंड करंट। बस ये एक पॉइंट याद रखना। इस बात का क्या मतलब है बेटा, इधर देखो जरा ग्राफ के अंदर। बेटा ये आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, और ये देखो कि ये करंट से लैग कर रही है। यानी कि जैसे जैसे आप करंट यहाँ पर डिक्रीज कर रहे हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी डिक्रीज हो रही है, लेकिन उस रेट पर डिक्रीज नहीं हो रही। जैसे देखो यहाँ पर करंट आपने इंक्रीज किया था तो ये फौरन मैक्सिमम हो गई, लेकिन जब करंट डिक्रीज करते हो तो ये मिनिमम नहीं होती, बल्कि ये इधर आ जाती है, इधर।
जबकि आना इसको कहाँ चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिज्म है इट लैग्स बिहाइंड करंट। बेटा ये वाली स्टेटमेंट समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब कुछ बातें जो हमने पहले पढ़ी थी उनको जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको वो बहुत ही आसान लगने लगेंगी। जैसे सबसे पहली बात हमारे पास है, सैचुरेशन क्या होती है? तो बेटा मुझे बताना चाहेंगी आप कि आपके नजरिए में सैचुरेशन क्या होती है? सर जब वो मैग्नेटाइज्ड हो जाए। यस, जब कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं सैचुरेशन। यानी मैं क्या कह सकता हूं, अब जरा गौर करना। मैं ये कह सकता हूं कि सैचुरेशन तब होती है जब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जब मैक्सिमम हो जाती है, जैसे देखो ना कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम हो गई है, तो इसको आप कहते हो सैचुरेशन। अच्छा, अब ये तो एक पॉइंट था जब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो से मैक्सिमम हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब सैचुरेशन आई तो आपका जो मटेरियल है वो कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो चुका है। आपका मटेरियल मुकम्मल तौर पर मैग्नेटाइज हो चुका है, मटेरियल कंप्लीटली मैग्नेटाइज। और क्या कह सकते हैं हम? और हम ये कह सकते हैं कि सारी की सारी डोमेन्स प्रॉपरली अरेंज हो चुकी हैं। तो जब कभी बेटा सैचुरेशन वाला वाकया वकू पजीर होता है, पहली बात क्या होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो से मैक्सिमम हो जाती है। दूसरी बात की जो मटेरियल है वो कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो जाता है। और तीसरी बात के जो डोमेन्स हैं वो प्रॉपरली अरेंज हो जाती हैं। लो बेटा ये पूरा आपके सामने तीन चीजें मैंने लिख दी, डिफाइन कर दी, तीनों चीजें कॉन्सेप्ट भी बता दिया। इन तीनों में किसी भी तरह का कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते नो सर, समझ हैं। आ गया सारा। ओके वेरी गुड, टेक अ स्क्रीनशॉट, 1 2 3। ओके, लो बेटा आगे वाले कॉन्सेप्ट्स भी हम समझ चुके हैं, सिर्फ डिफाइन करने रह गए। क्या है वो कॉन्सेप्ट्स? तो बेटा एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, रिटेंटिविटी मटीरियल्स। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा रिटेंटिविटी का दूसरा नाम तो बताया जरा। um, रिमेनेंस। convenience, yes. तो ये क्या होती है? मैं बताती हूँ सर, 2 मिनट। सर मुझे याद नहीं आ रहा। ओके मैं बताता हूँ। मैंने आपको ये कहा था कि जब डोमेन्स अरेंज हो जाती हैं ना, तो वो सियासतदानों की तरह अपनी सीट के साथ चिपक जाती हैं। वो कहती हैं हमने वापस नहीं जाना। यानी वो अपने आप को एक टेंडेंसी दे देती हैं कि वो अपनी पोजीशन को अरेंज रख सकती हैं। वो वापस नहीं जाना चाहती, वो रैंडम नहीं होना चाहती। अगर वो अरेंज हो गई हैं तो वो वैसी ही रहना चाहती हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि रिटेंटिविटी क्या है या रिमेनेंस क्या है? द टेंडेंसी ऑफ डोमेन्स टू रिमेन अलाइन। यानी डोमेन्स की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो अलाइंड रहना चाहती हैं, उसको कहते हैं रिटेंटिविटी और रिमेनेंस। आप इसको ढीठ पुना समझ सकती हैं कि डोमेन्स बिल्कुल ढीठ बन जाती हैं। वो कहती हैं हमने अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी, आप कर लें आपने जो करना। बेटा आप कुछ याद आया? यस सर। चलें, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना? नो नो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था कॉर्सिविटी। तो ये क्या होती है भाई? मैं बताती हूँ, रुकिए मुझे याद है। सर जब वो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाता है, वो डिक्रीज जब होता है, जी, वो होती बिल्कुल। है। जिस करंट के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स अगेन जीरो हो जाए, जिस भी करंट के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स अगेन जीरो हो जाए, यानी मैं क्या कह सकता हूं? बेटा जरा गौर करो, मैं ये कहूंगा कि दी करंट, ये वो करंट है, इसको कोर्सिव करंट भी कहते हैं। दी करंट एट विच
मैग्नेटाइजेशन बिकम जीरो, वो करंट जिस पर मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाती है, यानी आपकी बॉडी बिल्कुल डीमैग्नेटाइज हो जाती है जिस करंट के ऊपर, उसको कहते हैं कोर्सिविटी और कोर्सिव करंट। तो इस कॉल्ड कोर्सिविटी और कोएर्सिव करंट। तो ये सारी बातें मैंने आपको डायग्राम में बताई थी, लेकिन डायग्राम में इतनी सारी बातें हो जाती हैं कि कोई भी नॉर्मल बच्चा उसको याद नहीं रख सकता। तो इसलिए मैं बाद में अब आपको डेफिनेशंस लिखवा रहा हूँ, कि जब आप डेफिनेशंस पढ़ेंगी तो आपको सारे कॉन्सेप्ट खुद ब खुद ही रिपीट होते चले जाएंगे। तो वो करंट जिस पे मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाए उसको कहते हैं कोर्सिविटी। अच्छा, अब मैग्नेटाइजेशन जीरो होने का मतलब क्या है? कोर्सिविटी वो पॉइंट है जिसके ऊपर आपका मटेरियल कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो चुका होता है। जिस भी पॉइंट पर आपका मटेरियल कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा ना बेटा, उसको आप बोलोगे कोर्सिविटी या कोर्सिविटी कोर्सिव करंट। तो जिस भी करंट के ऊपर या पॉइंट के ऊपर मटेरियल कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा उसको आप बोलेंगे कोर्सिविटी, या फिर आप बोलेंगे कोर्सिव करंट। बेटा मुझे बताओ, कोर्सिविटी समझ आ गई? जी। हाँ, तो अब कोर्सिविटी वो पॉइंट है जहां पर मटेरियल कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज होगा। तो मुझे बताओ वो कौन सा पॉइंट होता है जहां पर कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो जाता है? यहां पर तो कंप्लीटली सेचुरेशन। डीमैग्नेटाइज हो रहा है ना। सेचुरेशन। जी बिल्कुल, सैचुरेशन। तो इसका मतलब है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं और याद भी हो गए हैं कुछ हद तक। बाकी जब आप याद करेंगी तो और क्लियर हो जाएंगे। नाउ आखिरी पार्ट है स्टेरेसिस लूप का, और मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी यही है, और वो है एरिया ऑफ लूप। ये जो हिस्टैरिसीस लूप बनती है, कुछ की लूप्स बहुत बड़ी होती हैं और कुछ की लूप्स बहुत छोटी होती हैं, यानी कुछ लूप्स का एरिया बहुत ज्यादा होता है और कुछ लूप का एरिया बहुत कम होता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका बड़ा आसान मतलब है बेटा, ये जो एरिया ऑफ लूप है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एनर्जी नीडेड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। तो किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ये कैसे पता चलती है? एरिया से पता चलती है। तो अगर ज्यादा एनर्जी, एरिया ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगी, और अगर एरिया कम होगा तो एनर्जी भी कम चाहिए होगी। अब आप सोचेंगे कि ये सर क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो इसको जरा देखते हैं एक दफा। देखें, हम यहाँ पर दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यूं कह लें कि दो लूप्स ड्रॉ करेंगे। सो बेटा एक लूप आपके पास कुछ इस तरह की दिखती है। देखें जरा गौर से, बहुत गौर से आपने इस लूप को देखना है। तो एक लूप आपके पास कुछ इस तरह की दिखती है। ये एक लूप कुछ इस तरह की दिखती, देखो कितनी पतली सी कमजोर सी लूप है, ऐसा लगता है कि ये बीमार है पहले से ही। और एक लूप आपको कुछ इस तरह की दिखती है। ये तो ये एक मोटी ताजी पली हुई लूप है। तो देखो कि दो अलग अलग लूप्स हैं, एक लार्ज एरिया वाली लूप है और एक स्मॉल एरिया वाली लूप है। तो इनको याद रखना। मैं ये कहूंगा कि ये बहुत पतली सी बेचारी, गरीब सी, मस्कीन सी स्मॉल एरिया वाली लूप है। और अगर आप इस लूप की बात करते हो तो ये एक अमीर सी विलन टाइप की लार्ज एरिया एरिया वाली लूप है। तो एक लूप का देखो एरिया स्मॉल है और एक लूप का देखो एरिया लार्ज है। अब क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब है इस बात का, बहुत तवज्जो से समझना बेटा आपने। बेटा स्मॉल एरिया का मतलब है, स्मॉल एरिया का मतलब है कि इसकी जो रिटेंटिविटी है वो कम होगी। रिटेंटिविटी क्या होती है, जरा साइड पे डेफिनेशन लिखी है, पढ़ो जरा। The tendency of domain to remain aligned. हाँ, तो अब आपकी जो, आप इसको इस तरीके से याद रखो, सियासतदानों की सीट के साथ चिपकने की सलाहियत। अब जिसकी रिटेंटिविटी ज्यादा है मतलब वो सीट के साथ ज्यादा चिपकेगा,
तो उसको निकालना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल। और जिसकी रिटेंटिविटी कम है वो सीट के साथ कम चिपकेगा, तो उसको निकालना आसान होगा या मुश्किल? आसान। आसान होगा। तो अब एरिया स्मॉल है, कम एरिया है, तो इसका मतलब है रिटेंटिविटी भी क्या है? कम। कम रिटेंटिविटी है, इसका मतलब है कि डोमेन्स को अलाइंड रहने की जो सलाहियत है वो ज्यादा होगी या कम होगी, डोमेन्स की अलाइन रहने की सलाहियत? कम। कम होगी। इसका मतलब है आप उनको इजीली इजीली क्या कर सकते हैं? डीमैग्नेटाइज। अगर आप इजीली डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं तो बेटा इसका मतलब है उनकी कोर्सिविटी भी लो होने वाली है। क्योंकि कोर्सिविटी क्या होती है? जहां पर कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाए, मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाए। तो बेटा देखो, जो सीट के साथ चिपकता ही इतना ज्यादा नहीं है तो उसको सीट से निकालना भी तो आसान होगा ना। तो इसका मतलब है कि जब स्मॉल एरिया होता है तो रिटेंटिविटी भी कम होती है और कोर्सिविटी भी कम होती है। अच्छा, इसका बिल्कुल उलट कर लो तो लार्ज एरिया बन जाएगा। अगर लार्ज एरिया है तो इसका मतलब क्या होगा? हाई रिटेंटिविटी होगी, मटेरियल की जो रिटेंटिविटी है वो भी हाई होने वाली है। और तो और मटेरियल की जो कोर्सिविटी है, यानी उसको डीमैग्नेटाइज करने में ताकत भी ज्यादा लगेगी, तो हाई कोर्सिविटी। अच्छा, अब इन दोनों बातों का मतलब क्या है? लो रिटेंटिविटी लो कोर्सिविटी का क्या मतलब है, और हाई रिटेंटिविटी हाई कोर्सिविटी का क्या मतलब है? मतलब बेटा याद रखना है। मतलब क्या है बेटा? गौर से जरा समझ लीजिएगा। मतलब ये है कि चूंकि इसकी रिटेंटिविटी कम है, इसके जो डोमेन्स हैं वो चिपके नहीं रहते सीट के साथ, तो ये इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो जाती है। यानी इसको मैग्नेटाइज करना भी आसान है, और तो और इसको सॉरी, इसको डीमैग्नेटाइज करना भी आसान है, और इसको डीमैग्नेटाइज करना भी आसान है। तो इट इज इजीली मैग्नेटाइज एंड इजीली डीमैग्नेटाइज। तो आप ऐसे एरिया वाले मटेरियल को इजीली मैग्नेटाइज भी कर सकते हो, इजीली डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हो। मतलब इसमें एनर्जी का लॉस कम से कम होगा, कम से कम एनर्जी का लॉस होगा। तो बेटा याद रखिएगा कि ये जो स्मॉल एरिया वाली लूप है ये इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाती है और इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो जाती है। बेटा जो इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाए, इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो जाए, ये कहाँ इस्तेमाल हो सकती है? बेटा पहली बात, ये ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होती है। आपने 14वें चैप्टर में 15वें चैप्टर में ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा ना, उसमें आपने यस। लॉसेस पढ़े थे कुछ। लॉसेस का नाम था हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट्स लॉस। तो बेटा ट्रांसफार्मर में वो मटेरियल यूज किया जाता है जिसकी लूप का एरिया छोटा हो, स्मॉल एरिया हो। क्यों? क्योंकि ऐसे में वो इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाएगा, इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा, तो एनर्जी का लॉस फिर क्या होने वाला है? कम होने वाला है। तो ये ट्रांसफार्मर में बेटा इस्तेमाल होती है, ये याद रखिएगा। इसको मैं नीचे लिखता हूँ, जगह नीचे मौजूद है। तो बेटा जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाए और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाए, उसकी हिस्टैरिसीस लूप का एरिया बड़ा होता है या छोटा होता है? छोटा। बेटा इस तरह के मटेरियल का नाम होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। आपने सॉफ्ट आयरन का नाम सुना होगा, इस बुक में ही यस। लिखा हुआ है। तो बेटा वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का क्या मतलब है? कि ये सॉफ्ट आयरन है ना। सॉफ्ट का मतलब ये नहीं है कि टच करने में सॉफ्ट होता है, इसका मतलब ये है कि ये इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाता है और ये इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। रिमेंबर दैट कि ये दो जगह पर इस्तेमाल होता है। नंबर वन ये कि ये ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होता है क्योंकि वहां पर हम चाहते हैं कि हमारी एनर्जी लॉस ना हो, जाया ना हो, तो ये ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होता है। बेटा नंबर टू याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी इस्तेमाल होता है। बिजली से चलने वाले मैग्नेट को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, फिर हमारे पास है लार्ज एरिया वाली लूप। तो बेटा लार्ज एरिया वाली लूप है, इसका मतलब है ना तो ये इजीली मैग्नेटाइज होगी और ना ही ये इजीली डीमैग्नेटाइज होगी। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इट इज डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज, इसको मैग्नेटाइज करना भी डिफिकल्ट है। और आगे मैं लिख लेता हूं, जगह नहीं है तो मैं लिख लेता हूं एंड वाइस वर्सा। यानी इसको डीमैग्नेटाइज करना भी आसान नहीं है और मैग्नेटाइज करना भी आसान है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि इसको मैग्नेटाइज करने में भी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी और डीमैग्नेटाइज करने में भी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। बेटा बात समझ आई? यस सर।
लो जी, जिनका स्मॉल एरिया होता है उनको आप कहते हो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, और जिनका लार्ज एरिया होता है बेटा उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस, सो दे आर नाउन एज हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये कहां पर इस्तेमाल होते हैं? तो बेटा याद रखिएगा कि ये जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ये एमसीक्यूज आते हैं बेसिकली, कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहाँ इस्तेमाल होता है और हार्ड कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो ट्रांसफॉर्मर में और इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट होता है, और जो परमानेंट मैग्नेट होता है यानी पक्का पक्का मैग्नेट, उसमें हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल यूज होता है। तो ये जो मैग्नेट्स आपको दिखाई देते हैं, स्पीकर में मैग्नेट होता है, और नॉर्मल भी आप मैग्नेट यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट करते वक्त, तो वो कौन से मटेरियल से बने होते हैं? जो नॉर्मल मैग्नेट होते हैं, परमानेंट वाले। वो बने होते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। जी बेटा, बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई। इसका स्क्रीनशॉट लें, 1 2 3। ओके, चले अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर स्मॉल एरिया होगा तो क्या वो इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होगा या मुश्किल से? इजीली। अच्छा, ऐसे जिसका एरिया स्मॉल होगा, छोटा एरिया होगा, उसकी रिटेंटिविटी और कॉर्सिविटी क्या होगी, हाई या लो? लो। चलें, अच्छा मुझे बताएं, जब सारा मैग्नेट मतलब सारा मटेरियल प्रॉपरली सारा मैग्नेटाइज हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? सेचुरेशन। जिस करंट के ऊपर जीरो हो जाती है मैग्नेटाइजेशन, उसको क्या कहते हैं? um कोर्सिविटी। जी, कोर्सिविटी कहते हैं या कोर्सिव करंट कहते हैं। डोमेन्स की अपनी जगह पर अलाइन रहने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं? रिटेंटिविटी। जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और करंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक लूप आती है, उस लूप का क्या नाम होता है? हिस्टेरिसिस लूप। जितना उस लूप का एरिया ज्यादा होता है, उतनी एनर्जी ज्यादा जाया होती है या कम? एक नहीं, जितना एरिया ज्यादा होता है कम। बेटा उतनी एनर्जी ज्यादा जाया होगी ना, क्योंकि जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी रिटेंटिविटी भी ज्यादा होगी, उतनी कोर्सिविटी भी ज्यादा होगी, और मैंने लिखा था कि अगर ज्यादा सही एरिया सही हो। सही है, समझ आ गई। चले, यस यस। मतलब है कि आर्टिकल याद हो गया और समझ भी आ गया। हाँ जी हाँ जी। चले, अब थैंक यू। न्यूमेरिकल्स आज ही करने हैं, दिमाग में इतनी ताकत है या कल करवा दूं? नहीं नहीं, करवा दें। चले मैं अभी करवा देता हूँ, दोबारा ज्वाइन करें जरा क्लास 1। ये मैं एंड कर रहा हूँ, दोबारा से ज्वाइन कीजिए।